अर्थशास्त्र को समझना है तो मंजुलता से मिलना है। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। अरे 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 कहाँ चले भाई, रुकिए, ये जादुई चैप्टर पूरा पढ़कर ही जाइए। ये चैप्टर आपको बताएगा कि कैसे आप अपने रुपए को दो दूनी चार कर सकते हैं और कैसे अपने बिजनेस में आगे जा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम पूंजी की सीमांत दक्षता, सीमांत उत्पादकता के अंतर्गत हम आज निवेश के और बचत के पहलुओं का अध्ययन करेंगे। अरे अरे अरे, आप जाइएगा नहीं कहीं भी, यहीं रहिएगा, तभी तो इसमें आपको पता चलेगा ना कि हम कैसे कम पैसे से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ये जादू सिर्फ अर्थशास्त्र में ही है। अर्थशास्त्र के अध्ययन के द्वारा ही हम अत्यधिक पैसा कमाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, जागरूक होते हैं और जानकारियाँ हासिल करते हैं कि कैसे पूंजी की सीमांत दक्षता होती है और कैसे ब्याज की दर, जिसको हम बट्टे की दर भी बोलते हैं, कैसे कैसे ये हमको प्रभावित करती हैं और कैसे कैसे हमारा व्यापार, हमारा उद्योग आगे बढ़ता है। तो आइए, सबसे पहले हम पिछले वीडियो में हमने किसका अध्ययन किया था, यानी उपभोग फलन, निवेश फलन और बचत फलन का हमने अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने जाना था लास्ट में निवेश फलन के अंतर्गत कि स्वायत्त निवेश क्या होता है और प्रेरित निवेश क्या होता है, इसका हमने अध्ययन किया था। और आज हम जान लेते हैं उस जादुई ताकत के बारे में जिसको हम कहते हैं पूंजी की सीमांत दक्षता, यानी मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, MEC। ये जादुई ताकत है जो बिजनेस को ऊपर ले जाती है, बिजनेस को आगे बढ़ाती है। तो अब आप इसको देखिए, अपने दिमाग में उतारिए, अपनी कॉपी पे उतारिए और हमारे साथ बने रहिए। आइए हम शुरू करते हैं अपने इस जादुई चैप्टर को। इसका नाम है निवेश और बचत के पहलू क्या क्या हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख रखा है ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, क्योंकि टाइम इज़ मनी। टाइम जो हमारा समय है वही धन है, वही मुद्रा है, वही पैसा, रुपया पैसा है। तो अर्थशास्त्र के तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आइए पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं अपना समय बर्बाद ना करके कि प्रत्याशित बचत व प्रत्याशित निवेश को हम क्या कहते हैं। एक्स आंते सेविंग और एक्स आंते इन्वेस्टमेंट, ये क्या होते हैं। देखिए, जब किसी एक विशेष वर्ष में या साल में जो लोग बचत करते हैं उसे प्रत्याशित बचत कहते हैं। और ये परिवार के द्वारा होता है, यानी हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा। जब हमने आय का चक्रीय प्रभाव पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक चक्रीय मॉडल, दो चक्रीय मॉडल, तीन क्षेत्रीय मॉडल और चतुर्थ क्षेत्रीय मॉडल। इसके बारे में हमको उसी समय हमको पता चल गया था कि बचत कौन करता है। बचत करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, यानी परिवार वाले बचत वही बचत करते हैं, क्योंकि उनके उद्देश्य अलग अलग होती हैं। जब साहसी वस्तु की बिक्री बढ़ाने की आशा से, अब निवेश कौन करता है, साहसी करता है। साहसी का मतलब होता है उत्पादनकर्ता या उद्यमी। तो ये साहसी को हम उद्यमी भी कहते हैं, तो होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ साहसी का अर्थ अलग अर्थ में लिया जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र की भाषा में साहसी उसे कहते हैं जो किसी भी कार्य को करने के लिए जोखिम उठाता है। इसीलिए तो हमने कहा कि ये जादुई चैप्टर है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप हर क्षेत्र में आगे ही आगे रहेंगे और इसको अपनी कामयाबी को जरूर आप प्राप्त करेंगे। तो देखिए, साहसी वस्तु की बिक्री बढ़ाने की आशा से अपने वस्तुओं के भंडार को बढ़ाते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए दिवाली आती है, होली आती है, सीजन आती है या छुट्टियों की सीजन आती है, तो वो अपनी वस्तुओं को बढ़ाते हैं, अपने इन्वेंट्री को बढ़ाते हैं, यानी अपने स्टॉक को बढ़ाते हैं। अब तब इसे प्रत्याशित निवेश कहते हैं। उससे अपने स्टॉक को बढ़ाएंगे तो उसके लिए वो उत्पादन को भी बढ़ाएंगे, उत्पादन को बढ़ाएंगे तो वो निवेश करेंगे। इसको ही एक्स आंते इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब जब निवेश उत्पादनकर्ता करते हैं लाभ कमाने के लिए, हर कोई
जब भी हम व्यवसाय करते हैं तो उसको लाभ ही कमाने की दृष्टि से करते हैं। इसके लिए नहीं करते कि हमारा पैसा भी ना रहे और हमारी बचत भी ना हो हमें, और हमें लाभ भी ना मिले, और हमारे पास से जो है वो भी चला जाए। इसलिए नहीं करता है कोई भी व्यापार इसलिए करते हैं ताकि हम व्यापार से और अधिक लाभ को कमा सकें। इसको मैं और आगे से आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। लाभ कमाने के लिए बचतकर्ता व निवेशकर्ता जो होते हैं उनके अलग अलग समूह होते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि बचतकर्ता जो करते हैं वो हाउस होल्ड होते हैं, और जो निवेश करते हैं वो उद्यमकर्ता होते हैं, यानी उद्यमी होते हैं, उत्पादनकर्ता होते हैं। अब इनके क्या होते हैं, उनके अलग अलग अपने उद्देश्य भी होते हैं। देखिए, बचत जब हम करते हैं और हम व्यापार नहीं कर रहे हैं मान लो, तो हम क्या करेंगे, हमारे उद्देश्य अलग होंगे। जैसे शादी करना है, कोई कार्य करना है, कोई आकस्मिक परेशानी ना आ जाए, इसलिए हम बचत करते हैं। लेकिन निवेशकर्ता जो होता है उसके अपने अपने उद्देश्य होते हैं। वो कहता है हमें लाभ ज़्यादा मिले, हम अपनी बचत ना करके हम उसी बचत को अपने निवेश में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ताकि हमें और ज़्यादा पैसा की प्राप्ति हो सके। तो इसको हम पूंजी भी कहते हैं। तो ये धन ना कहकर इसको पूंजी कहते हैं। तो क्या होता है, ये उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं। प्रत्याशित बचत व प्रत्याशित निवेश के अंतर में ही अंतर जो होता है ना, प्रत्याशित निवेश और प्रत्याशित बचत के बीच में जो अंतर होता है उससे ही आय यानी आमदनी, रोजगार और उत्पादन सभी प्रभावित होते हैं। और इसी कारण क्या होता है, उतार और चढ़ाव आता है, जिसको हम आर्थिक चक्र भी बोलते हैं। यानी मंदी और तेजी का जो चक्र आता है वो इसी प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश में, जो एक शांति सेविंग और एक शांति इन्वेस्टमेंट होता है, इन दोनों के डिफरेंट में ही जब डिफरेंट होता है तभी आय, रोजगार, उत्पादन तीनों ही प्रभावित होते हैं। और ऐसे में क्या होता है, प्रत्याशित निवेश और प्रत्याशित बचत कभी भी बराबर नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं, इसको हम अभी एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाए दे रहे हैं। ये प्रत्याशित निवेश ज़्यादा है प्रत्याशित बचत के, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसको हम समग्र मांग ज़्यादा है समग्र पूर्ति के, इसको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई भी कहते हैं। देखिए, जब क्या होता है, जब ये कब होता है, मांग ज़्यादा हो रही है, यानी लोग बचतें कम कर रहे हैं और उपभोग ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब समृद्धि काल आता है किसी भी देश में, तब लोग क्या करते हैं, ज़्यादा उपभोग करना शुरू कर देते हैं और बचतें कम करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है तो तब क्या होता है, तब उत्पादनकर्ता क्या करता है, अपने निवेश को बढ़ाता है, यानी उत्पादन ज़्यादा करता है ताकि उसे लाभ कमाना है ना। हर व्यक्ति कार्य किस लिए करता है, लाभ कमाने के लिए। तब वो लाभ कमाता है, जब लाभ कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है ज़्यादा, और फिर वो क्या करता है, जब वो उत्पादन ज़्यादा करता है तो श्रमिक ज़्यादा लगेंगे ना, जो उत्पादन के जो साधन हैं वो ज़्यादा लगेंगे। जब वो ज़्यादा लगेंगे तो जो उत्पादन की साधन है उनकी आमदनी भी होगी, आय होगी ना। जब उनकी आय होगी तो वो खर्च भी करेंगे, और वो जब आय ज़्यादा हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम अपनी बचतें भी हमारी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तब ऐसी स्थिति होगी तो हमारी बचतें भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तब कैसी स्थिति आएगी, तब कैसी होगी हमारी, यानी एग्रीगेट जो हमारी डिमांड है ये बराबर हो जाएगी एग्रीगेट एस के, यानी ए एस के, ए जो डी बराबर है, ए डी बराबर है, ए एस के हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड बराबर हो जाएगी ए एस के। उस समय क्या होगा, तो हमारी बचतें निवेश के बराबर हो जाएंगी, यानी एक्स आंते सेविंग, एक्स आंते इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी। लेकिन ये बराबर बनी नहीं रहेंगी, इसकी दूसरी स्थिति भी है, क्योंकि हमने आपको बताया ये कभी बराबर नहीं रहते हैं। यानी प्रत्याशित निवेश और प्रत्याशित बचत ये कभी बराबर नहीं होते। जैसे ये बराबर आते हैं वैसे इनमें उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है। अब पहली स्थिति तो ये थी कि प्रत्याशित निवेश ज़्यादा होता है, प्रत्याशित बचत से कम होता है। ये मैंने आपको बताया कि जब समृद्धि काल में जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, जिसके कारण उत्पादनकर्ता क्या करता है, अपने लाभ को अधिक करने के लिए वो उत्पादन को बढ़ाता है। जब वो उत्पादन को बढ़ाता है तो रोजगार बढ़ता है। जब रोजगार बढ़ता है तो जो साधन लगे हुए हैं उत्पादन में, उनमें उनकी आय बढ़ती है, और जब आय बढ़ती है तो उनकी बचतें बढ़ने लगती हैं। जब वो बढ़ने लगती हैं तो वो क्या होती हैं, एक्स आंते, यानी ई एक्स आंते क्या होती हैं, सेविंग, ये किसके बराबर हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं ई एक्स, यहाँ भी हम कैपिटल ही पहला लिखेंगे लेटर, एक्स आंते इन्वेस्टमेंट के।
ये बराबर हो जाती हैं, तब दूसरी स्थिति आती है। तब दूसरी स्थिति क्या आती है? देखिए हम इसको ग्रेटर देन कर देते हैं। अभी ये लेस देन था समग्र पूर्ति से, अब ये ग्रेटर देन हो गया समग्र मांग से। अब समग्र मांग कैसी होगी? अब हम इसका उल्टा कर देंगे। कैसा कर देंगे? उल्टा कर देंगे। जब बचते शुरू होंगी लोगों की, यानी यहाँ पर क्या है? समग्र पूर्ति ज़्यादा है और मांग कैसी है? यानी एडी कैसी है? कम है, और एएस कैसा है? ज़्यादा है। यानी पूर्ति ज़्यादा है और मांग कम है। जब बचते लोग शुरू कर देंगे, उपभोग करना खत्म कर देंगे, तब क्या होगा ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में लोगों की बचतें बढ़ जाएंगे। उत्पादनकर्ता के पास क्या होगा? जो माल है वो इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा हो गया ना, जो उपभोग कम हो गया, बचते लोगों ने ज़्यादा शुरू कर दी तो उपभोग कम हो गया ना। इस कारण या किसी और कारण उनके पास मंदी के कारण उनके पास माल इकट्ठा हो गया, तो उत्पादनकर्ता क्या करेगा? अपने रोजगार को घटाएगा। रोजगार को घटाएगा यानी निवेश घटाएगा, उत्पादन को घटाएगा। और जब उत्पादन घटेगा तो रोजगार घटेंगे। जब रोजगार घटेंगे तो आय घटेगी। जब आय घटेगी तो लोग क्या करेंगे? अपनी बचतों को खर्च करना शुरू करेंगे ना। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा? फिर बचतें और निवेश बराबर हो जाएंगे। यानी ये चक्र लगातार चलता रहेगा। जो हमने आपको आय के चक्री प्रभाव में भी इसको बताया था कि कभी मंदी और कभी तेजी, ये हमेशा बनी ही रहेगी बाजार में। ये कभी भी अर्थव्यवस्था से जाएगी नहीं, क्योंकि ये प्रत्याशित निवेश है और प्रत्याशित ही बचत है। एक शांते इन्वेस्टमेंट और एक शांते सेविंग। ठीक है, अब हम इसकी दूसरे पहलू को देख लेते हैं, जिसको पूर्व व्यापी बचते यानी एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दूसरा है, पहला था एक्स आंते सेविंग और एक्स आंते इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है पूर्व व्यापी बचते व संपादित निवेश। इसको हम अंग्रेजी में याद कर लेते हैं अच्छे से। तो क्या कहेंगे? एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो होती हैं, जो ये आपकी एक्स पोस्ट सेविंग है, यही पूर्व व्यापी बचते हैं। ये वे हैं जो परिवार द्वारा वास्तव में साल के अंत में बचाई जाती हैं। यही आपकी वास्तव में बचते हैं। जो प्रत्याशित बचते होती हैं और प्रत्याशित निवेश होता है, वो तो हमने कहा प्रत्याशित यानी आशा की गई है पहले से ही कि ऐसा होगा। मान लीजिए हमने सोचा कि हम साल के अंत में 30,000 बचाएंगे, लेकिन किसी कारण हम नहीं बचा पाए, किसी कारण हमारे सारे पैसे खर्च हो गए, या हमने सोचा 10,000 रुपये बचाएंगे, 10,000 नहीं बचा पाए, 5,000 भी नहीं बचे, 2,000 भी नहीं बचे, किसी कारणवश उपभोग हो गए। तो ये प्रत्याशित बचते थी ना। लेकिन हम साल के अंत में वास्तव में हमने 2,000 रुपये बचाए, मान लीजिए साल के अंत में, तो वो वास्तव में वो बचते जो हमने साल के अंत में बचाई, वही बचते वास्तविक बचते कहलाती हैं। उनको हम पूर्व व्यापी बचते या एक्स पोस्ट सेविंग भी कहते हैं। अब आप समझ गए हो कि प्रत्याशित बचत और पूर्व व्यापी बचत में क्या अंतर है, और यही बचतें अर्थव्यवस्था में वास्तव में पाई जाती हैं। अगला है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। ये साहसी के द्वारा किया जाता है, यानी उद्यमकर्ता के द्वारा किया जाता है, उद्यमी के द्वारा किया जाता है। ये निवेश भी वास्तव में किया जाने वाला निवेश है। प्रत्याशित निवेश ये भी नहीं है, ये वास्तव में किया जाता है। और जो आपका ये पूर्व व्यापी बचते और पूर्व व्यापी जो निवेश है, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। आय के स्तर पर एक्स पोस्ट सेविंग इज इक्वल एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हमने पूंजी की सीमांत क्षमता या सीमांत दक्षता को जानने से पहले हमने जाना कि निवेश के क्या क्या पहलू होते हैं, निवेश के और बचत के पहलू क्या क्या स्थितियाँ होती हैं, क्या क्या पहलू होते हैं, यानी प्रत्याशित निवेश, प्रत्याशित बचत और आपकी एक्स आंते सेविंग, एक्स आंते इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। इन दोनों धारणाओं को हमने अच्छी तरीके से समझा, दोनों विचारधाराओं को अच्छी तरीके से समझा। क्योंकि जब हम समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को देखेंगे तो ये धारणाएं हमारे काम में बहुत आएंगी। अगर हमें ये इनके अर्थ समझ में नहीं आते हैं तो हम समग्र मांग और समग्र पूर्ति को बिल्कुल जो संतुलन हम करेंगे कि जब हम इक्विलिब्रियम, तो हम उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि समग्र मांग और समग्र पूर्ति, क्योंकि जो कीन्स की जो विचारधारा है, उन्होंने प्रभावपूर्ण मांग पर ज़्यादा जोर दिया, ना कि सप्लाई पर। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं अगले वीडियो में और पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा
और आपने अपनी कॉपी पे से नोट भी कर लिया होगा। तो अब कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ ही बने रहिए इस जादुई चैप्टर को समझने के लिए, क्योंकि ये जब आप इसकी एमईसी पढ़ेंगे यानी सीमांत क्षमता पढ़ेंगे आप पूंजी की, तब आप जानेंगे कि हम कब पूंजी को लगाना हमें चाहिए और कब हमें पूंजी को नहीं लगाना चाहिए। इस बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो हम बिजनेस में जो भी बिजनेस करेंगे उसमें हम सफल होंगे, ऊपर जाएंगे। तो इसलिए क्योंकि पढ़ाई हमारे लिए सर्विस के लिए ही नहीं, सर्विस के लिए मिल जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो हमें बिजनेस में भी बहुत ऊपर पहुंचाती है ये इकोनॉमिक्स की पढ़ाई खास करके। तो कहीं भूलिएगा नहीं, बिल्कुल मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में हम फिर वही छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और वॉच टाइम को बढ़ाएं। धन्यवाद।